हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सब सामान्य अध्ययन का दूसरा पार्ट आज अध्ययन करेंगे, जो बेहद महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं। इसके पहले पार्ट में भी 25 प्रश्न जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उसको वीडियो में डाला जा चुका है। उसको आप सब जाके प्ले स्टोर में देख सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं अगले पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आज का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 24। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति जो है नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार यह अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण का निषेध करता है, अनुच्छेद 24। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह था? ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी आयंगर समिति, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी ठक्कर आयोग। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, 76 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में कुल जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, कि ये भी पूछ सकता है कि संविधान संशोधन में, तो 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो जो है 1976 में हुआ था। ये सारे पॉइंट्स जो है आप सब ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है कौन सा अनुच्छेद है वह? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 23। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशद रूप से व्याख्यात किया गया है। इसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार शामिल हो गए हैं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, जो ये सभी अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 21 में वर्णित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है? ऑप्शन नंबर ए है लिंग का और धर्म का, ऑप्शन नंबर बी है धर्म और जाति का, ऑप्शन नंबर सी है जाति और आयु का, ऑप्शन नंबर डी है लिंग और जाति का। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिंग और जाति का। ठीक है, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार लिंग और जाति है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर जो है आरक्षण उपलब्ध कराता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन में जो है पंचायतों के अध्यक्ष का वर्णन मिलता है? तो 73वां। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3 से अधिक मतलब हो जाएगा 3 से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 2 से अनधिक, ऑप्शन नंबर सी है 5 से अनधिक, ऑप्शन नंबर डी है 4 से अनधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 से अधिक नहीं कर सकते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार जो है अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्यों को जो है नाम निर्देशित कर सकेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था, ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है अयोध्या। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज में राजधानी स्थापित की थी। इससे पूर्व हर्षवर्धन की राजधानी जो है थानेश्वर थी। ठीक है, हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद एवं प्रियदर्शिका जो है नामक नामक नाटक जो है लिखे हैं। ठीक है, हर्षवर्धन रत्नावली, नागानंद एवं प्रियदर्शिका जो है नामक इनके जो है नाटक भी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिक्का, ऑप्शन नंबर बी रजत सिक्का, ऑप्शन नंबर सी ताम्र सिक्का, ऑप्शन नंबर डी कांस्य सिक्का। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर्ण सिक्का। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह स्वर्ण सिक्का है। वहीं रूपक या रूप्यक चांदी के सिक्के थे। वहाँ उस समय जो है रूपक या रूप्यक जो होता था वो जो है चांदी होता था और दीनार जो है स्वर्ण सिक्का होता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह था अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी है मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन नंबर डी है बहलोल लोदी। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने जो है आगरा की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। ठीक है, एक प्रश्न ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वह थे अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है शेख सलीम चिश्ती। तो किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है या हिनोज दिल्ली दूरस्थ? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनुज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। औलिया ने यह कथन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को जवाब देते हुए कहा था। ठीक है, सुल्तान का औलिया से जो है मनमुटाव हो गया था, इसलिए जो है उन्होंने कहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया वह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों को जो है बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा और रिवीजन भी कीजिएगा। ये प्रश्न में आने वाले सभी प्रश्न जो है बहुत संभावित प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्नलिखित शासकों में जिसने एक सिख गुरु का सरकलम कराया था वो कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कोई नहीं था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने जो है ये कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, औरंगजेब ने सिख गुरु का जो है सरकलम कराया था। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर का जो है सरकलम करवाया था। किसका? तेग बहादुर का। सिख गुरु थे तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर का जो है सरकलम करवाया था। ये इनके बारे में कहा जाता है कि सर दिया किंतु सार नहीं दिया। इनकी याद में जो है शीशगंज गुरुद्वारा जो है, इन्हीं की याद में जो है शीशगंज जो गुरुद्वारा है निर्माण हुआ है। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़े छोटे कर लेते हैं प्रश्न को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ अणु है और एक तरफ तत्व है, उसका मिलान करना है किस तत्व से ये जो अणु है वो बनते हैं। तो विटामिन 12, बी है हीमोग्लोबिन, सी है क्लोरोफिल और डी है चाल्कोपाइराइड। इधर तत्व में है, एक में पहले में है मैग्नीशियम, दूसरे में कोबाल्ट, तीसरे में कॉपर और चौथे में आयरन। तो कौन सा जो है मिलान सही होगा? तो सही मिलान हो जाएगा विटामिन B12 जो है कोबाल्ट तत्व में, कोबाल्ट में पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है आयरन में पाया जाता है। और क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम में पाया जाता है। ठीक है, और चाल्कोपाइराइड जो है कोबाल्ट में पाया जाता है, अरे कॉपर में पाया जाता है। ठीक है, डी जो है कॉपर में पाया जाता है। तो कौन सा कूट सही इसमें मिल रहा है? ए में 2 कोबाल्ट, उसके बाद हीमोग्लोबिन बी में 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B12 जो है कोबाल्ट में होता है और हम हीमोग्लोबिन आयरन में पाया जाता है और क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम में पाया जाता है और चाल्कोपाइराइड जो है वो किस में पाया जाता है? वो कॉपर में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर ए है अल्फा किरणें, ऑप्शन नंबर बी है बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर सी है एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर डी है गामा किरणें। तो कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 जो है कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप जो है गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः हैं। ऑप्शन नंबर ए है जिंक तथा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम तथा आयरन, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम तथा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी है कोबाल्ट तथा आयरन। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम तथा आयरन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाता है तथा ऑक्सीजन में के परिवहन में सहायक होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है आयरन में उपस्थित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित जोड़े को पहचान कर इंगित कीजिए कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इटाइटाई रोग, कमी किसके कारण? कैडमियम प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी है मिनीमाटा रोग, ऑप्शन उसके पारा प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर सी है नाक नी रोग, सीसा प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर डी है ब्लू मतलब नीला या बेबी रोग जो है नाइट्रेट प्रदूषण के कारण। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाक नी रोग जो है ये सीसा प्रदूषण के कारण नहीं होता है। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाइटाई रोग, जबकि पारा जो है मरकरी की अधिकता से मिनीमाटा रोग हो जाता है। पेयजल में नाइट्रोट की अधिकता से बच्चों में ब्लूबेरी नामक रोग होने की संभावना होती है। ठीक है, ये जो नाक नी रोग का संबंध है सीसा प्रदूषण से नहीं है। सीसा प्रदूषण से मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को जो है नुकसान पहुंचता है, न कि जो है ये नाक नी रोग होता है। तो ये जो जोड़ी है जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। ये पौधा है, इधर उसका उपयोग है। ब्राह्मी पौधा किसके उपयोग में आता है? सदाबहार किसके उपयोग में आता है? तुलसी और पुदीना। ठीक है। मधुमेह दूर करने वाला, वाताहार, कफोत सारक, मस्तिष्क का टॉनिक। तो इसमें कौन सा जो है कोड सही होगा, इसका जो है मिलान करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए ब्राह्मी जो होता है वो मस्तिष्क का टॉनिक के लिए ये पौधा उपयोग किया जाता है, मस्तिष्क की जो है मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए। ठीक है। और सदाबहार जो होते हैं, सदाबहार जो पौधे होते हैं उसे मधुमेह दूर करने के लिए, शुगर पेशेंट होते हैं उनकी दवा के लिए जो है ये उपयोगी होता है। और तुलसी जो है कफोत सारक, कफ के लिए, जो खांसी कफ होते हैं उसके लिए जो है काढ़ा वाढ़ा बनाने के लिए जो है उसको उपयोग किया जाता है। और पुदीना जो है वाताहार के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो कौन सा कोड सही हो रहा है? 1 का 4 और 2 का 1 और उसके बाद C का 3 और जो है D का 2। तो ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जा रहा है। ब्राह्मी पौधा जो होता है मस्तिष्क का टॉनिक के लिए होता है। सदाबहार जो होता है मधुमेह दूर करने वाला होता है। तुलसी जो होता है कफोत सारक होता है, कफ छांटने के लिए होता है। और पुदीना जो होता है वाताहार के लिए होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी है लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज फर्नांडीज। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी की ये जो है आत्मकथा है। ठीक है, ये उनकी आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ उनकी आत्मकथा है। यह पुस्तक जो है वर्ष 2000 में आई थी और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो APJ अब्दुल कलाम थे जो है उन्हीं के द्वारा जो है जारी की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान जहाँ स्थापित है वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी है पुणे। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुणे। ठीक है, राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान जो है वो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जिससे मुद्रास्फीति मापी जाती है वह है, ऑप्शन नंबर ए है फुटकर मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है कृषि कर्मियों के हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर बी, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित जो है माप थोक मूल्य सूचकांक जो WPI होता है उसी के द्वारा जो है मापा जाता है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत की मुद्रास्फीति को जो है मापी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए है किराता अर्जुनीय, ऑप्शन नंबर बी है शिशुपाल वध, ऑप्शन नंबर सी है कुमार संभव, ऑप्शन नंबर डी है नैषाद चरित। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुमार संभव। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उसमें जो है कालिदास जो है सर्वोत्कृष्ट प्रमुख जो है कवि थे। उनके द्वारा रचित कुमार संभव महाकाव्य में भगवान कार्तिकेय का जो है जन्म का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी 3 गलत होगा, एक जो है सुमेलित है। तो पालीताना गुजरात ये प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी है कोणार्क ओडिशा सुप्रसिद्ध गोमतेश्वर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी है अंकलेश्वर गुजरात सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी है श्रवणबेलगोला कर्नाटक प्राचीन बौद्ध गुफाएं के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा उसमें सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है पालीताना गुजरात प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0.1 से 1.5 तक। ऑप्शन नंबर बी है 1.5 से 3.0 तक। ऑप्शन नंबर सी है 3.0 से 4.0 तक। ऑप्शन नंबर डी है 4.0 से 6.0 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टील में कार्बन का प्रतिशतता? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0.1 से लेकर के 1.5 तक जो है स्टील में कार्बन की प्रतिशतता जो है पाई जाती है। अगर आयरन का पूछे कि स्टील में आयरन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो आयरन का हो जाता है 98.9%। ठीक है, 98.9%। दोनों मान को आप लोग याद रखिएगा। स्टील में कार्बन का जो है 0.1 से 1.5 तक पाया जाता है, और आयरन कितना पाया जाता है? तो आयरन जो है 98.9 पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। जो वाहन में शीशे लगे होते हैं पीछे देखने वाला, वो कौन सा शीशा होता है? ऑप्शन नंबर ए है साधारण। ऑप्शन नंबर बी है अवतल। ऑप्शन नंबर सी है उत्तल। ऑप्शन नंबर डी है प्रतिलोमित। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण होता है उसमें। ठीक है, जो वाहन चलाते हैं हम लोग शीशा जो लगा होता है पीछे देखने के लिए, वो जो है उत्तल दर्पण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? शरीर का ताप अस्थायी रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर ए है पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी है अटव ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो शरीर के ताप को जो है अस्थायी रखती है। पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और इस पीयूष ग्रंथि को जो है अस्थायी रखने का कार्य जो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ये तो शरीर के ताप को जो है नियंत्रित करता है, अस्थायी रखता है। और इस ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, ये जो है इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो निम्नलिखित में से वह कौन सी ग्रंथि है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? तो यानी पीयूष ग्रंथि को भी जो स्थायी रखता है वो पूरे शरीर को भी रखता होगा। तो इसलिए उत्तर जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है पीयूष ग्रंथि के साथ साथ जो है शरीर के ताप को भी जो है अस्थायी रखता है, इसलिए सही जो उत्तर होगा हाइपोथैलेमस होगा। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल भी करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह नर लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी है टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। नरलिंग कौन सा हार्मोन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन ये जो है नरलिंग हार्मोन है। कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घेघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लोहा। ऑप्शन नंबर बी है सोडियम। ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी है आयोडीन। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, घेघा किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी का कारण होता है। ठीक है,
तो आज के ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कैसे लगा आपको वीडियो ये? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के साथ, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अब सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।